गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम निप्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी क्लास 7 की। क्लास 7 की हिंदी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो फर्स्ट और सेकंड दोनों हिंदी के अंदर 2 चैप्टर आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। ओके, तो उन्मेष के भी आपको दोनों लेसन कंप्लीट करने हैं और आपके जो ये सेकंड हिंदी है, इस सेकंड हिंदी के अंदर भी जो 2 लेसन जो मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं वो आपको याद करने हैं। एग्ज़ाम जब भी होंगे आपके तो ये 2 लेसन आपके आएंगे। तो आज हम जो आपके हिंदी सेकंड का फर्स्ट जो चैप्टर है इसका दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला जो आपके लेसन है उसका नाम है भाषा विचार। तो आज हम दोबारा से उसका सारांश एंड इस लेसन के क्वेश्चन आंसर दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो बेटा भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। अब आदान प्रदान करने के लिए हम मौखिक रूप को अपना सकते हैं, लिखित रूप को अपना सकते हैं, आपके सुनकर बात को समझ सकते हैं, बोलकर हम कोई बात उसको समझा सकते हैं। तो इस तरह से जो भाषा है वह क्या है? मन के भावों को व्यक्त करने का साधन है। आगे चलते हैं। मुख्य रूप से जो भाषा होती है वह 2 प्रकार की होती है, लेकिन एक तीसरी प्रकार की भाषा भी और होती है जिसे हम सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। लेकिन हम सांकेतिक भाषा के बारे में अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अभी जो है आपके इसमें भाषा के 2 ही रूप दे रखे हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बेटा? मौखिक भाषा होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने मन के भावों को बोलकर सामने वाले तक व्यक्त करते हैं। वह कौन सी भाषा कहलाती है? अपने मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? जिसमें लिखकर हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। वह कौन सी भाषा आ जाती है? हमारे लिखित भाषा। ये तो भली प्रकार से आप समझते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं हम। इसके अंदर लिखित और मौखिक भाषा कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में एक और अच्छा आपके दे रखी है सांकेतिक भाषा। बेटा सांकेतिक भाषा जो होती है ना, वह एक ऐसी भाषा है जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए होती है जो कि मूक बधिर होते हैं। कौन होते हैं बेटा? वो मूक बधिर। मूक का मतलब बोल नहीं सकते, बधिर का मतलब सुन नहीं सकते। तो ऐसे इस लोगों के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस भाषा के अंदर क्या होता है बेटा कि जो भी उनको बात समझानी होती है वह उसको इशारों के द्वारा या चेहरे के हाव भाव के द्वारा वह बात लोगों को समझानी होती है। जैसे प्राचीन काल के अंदर बहुत पहले जो भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था, भाषा जिस समय नहीं थी, तो सांकेतिक भाषा का ही क्या होता था? उपयोग किया जाता था। समझ में आया? तो जैसे इसके अंदर अभी भी इसमें बताया गया है, देखो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल और भी बहुत से लोग करते हैं। जैसे मूक बधिर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, वो तो उसके बिना कोई बात समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन और किसके कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर जैसे चौराहे पे खड़ा हुआ जो सिपाही है वो क्या करता है? उसके मुंह में सीटी होती है या वो इशारों के द्वारा बताता है ना कि इधर चलना है, दाएं चलना है, बाएं चलना है, इशारों के द्वारा बताता है, बोलता नहीं है ना। तो वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। और इसके अलावा मैंने आपको मूक बधिर बच्चों के बारे में बताया ही, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, ये सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब एक भाषा होती है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है बेटा? मातृभाषा होती है जिसमें बालक अपनी माता या आसपास के में रहने वाले लोगों के द्वारा या अपने परिवारजन से जिस भाषा को सबसे पहले बोलता और समझता है वह उसकी क्या होती है? मातृभाषा होती है। और अधिकतर हमारे घर में कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा? हिंदी भाषा बोली जाती है ना। तो हमारी एक तरीके से मातृभाषा जो है वह क्या है? हिंदी ही है। उसके बाद में है आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो कि पूरे देश में बोली जाती हो और उसको सरकार के द्वारा क्या दिया गया हो? मान्यता प्रदान की गई हो। वह कौन सी भाषा कहलाएगी? हमारे राष्ट्रभाषा। क्लियर? और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। फिर है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है बेटा? राजभाषा होती है जिसमें समस्त राजकीय कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं वह कौन सी भाषा कहलाती है? हमारे राजकीय भाषा। और हमारी राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी के अंदर होते हैं ना हमारे जितने भी सरकारी कार्य होते हैं वह सारे किस में होते हैं? आपने हिंदी में होते हैं। तो हमारी राजभाषा भी क्या है?
हिंदी ही है। अब है मानक चिन्ह, मानक भाषा, मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा ऐसे लोगों के द्वारा होती है जो विद्वान या बहुत अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, वह इस भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, भाषा में विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान की गई है वह हमारी कौन सी भाषा कहलाती है? मानक भाषा। यानी कि पढ़े लिखे विद्वान लोग जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं अधिकतर, उस भाषा को मान्यता प्रदान की गई है और वह उस भाषा का नाम क्या है? मानक भाषा। मानक में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं, ऐसे में उसके एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये मैंने पहले आपको बहुत विस्तारित रूप में आपको समझा दिया था। चलिए और भी इसके विस्तारित रूप में समझने के लिए अपन आगे और जब लेसन आएंगे उसमें डिटेल से इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो अपन इसकी जानकारी और लेसन के अंदर डिटेल से ले लेंगे। तो ये लेसन इस आपके क्या है? कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर बेटा कुछ चीज़ें सॉरी अभी आगे और है बेटा, ये तो आपकी इसी से संबंधित है। आगे आपके दे रखी है लिपि। लिपि क्या है? प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रारंभ किया तब उसे अपने विचार दूर बसे संधियों अथवा अन्य लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता हुई और धीरे धीरे उसने क्या किया? लिपि का निर्माण किया। अर्थात लिपि किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की जो विधि होती है या जो चिन्ह होते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? हमारी वही लिपि कहलाती है। यानी कि ध्वनियों को लिखित रूप जो दिया गया वह उसे ही हम क्या कह सकते हैं? उसे हम लिपि कह सकते हैं। प्रत्येक भाषा की बेटा अपनी अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा होती है उस भाषा के, यानी कि लिपि का अभिप्राय क्या है? लिखने का ढंग। उस भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों के बारे में जिसमें डिटेल से बताया गया हो, तो वही क्या कहलाती है? हमारी लिपि। और हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी है। नेपाली है, उसकी भी आपकी देवनागरी है। मराठी है, उसकी भी देवनागरी है। संस्कृत की भी आपकी देवनागरी है। तो काफ़ी जो भाषाएं हैं उन भाषाओं की जो लिपि है वह हमारी कौन सी है? देवनागरी है। उर्दू की कौन सी है? फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला ही है, अंग्रेजी की रोमन है, जर्मन की रोमन है, फ्रेंच की भी आपकी रोमन है और जापानी की कांजी, या 3 दे रखी है इसमें, हिरागाना, काताकाना और कांजी। अर्थात लिपि जो है वह प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। उसके बाद में चलते हैं हम आपके साहित्य की तरफ। साहित्य क्या है? ज्ञान के संचित कोश को ही क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। और साहित्य को संजो कर रखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। साहित्य होता है वह मुख्य रूप से 2 भागों में लिखा जाता है, पहला गद्य भाग में और दूसरा पद भाग में। क्लियर बेटा? साहित्य कितने भागों में लिखा जाता है? 2 भाग में, गद्यखंड में और पदखंड में। लिखते हैं ना अपन गद्यखंड में तो क्या आती है? कहानियाँ आ गई, कविताएं आ गई, नाटक आ गए, आपके एकांकी आ गई, ये सारी चीज़ें क्या है? गद्यखंड है। और दूसरे में आता है अपने पदखंड। पदखंड में क्या आती है बेटा? कविताएं आ गई, आपके कविता पठन आ गया या काव्य खंड आ गया आपके, जिसमें आपको व्याख्या वगैरह जो करने के लिए देती हूँ ना मैं, काव्य खंड के अलग से दोहा है, गज़ल है, आपके गीत है, छंद है, आपके चौपाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? आपके काव्य खंड में होती है। तो साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, गद्यखंड में और पदखंड में। गद्यखंड में क्या आती है? समझाया मैंने, कहानियाँ, कविता, आपके नाटक है, जीवनी है, संस्मरण है, लेख है, ये सारे आपके गद्यखंड में आते हैं। काव्यखंड में क्या आता है? अर्थात काव्यखंड और पदखंड एक ही है बेटा। उसमें क्या आता है? आपके इसके अंदर आ जाएंगे आपके अभी मैंने बताया गीत, कविता, गज़ल, आपके चौपाइयाँ, पद, दोहा, गीतावली, ये सारी चीज़ें जो हैं वह आपके पदखंड में आती है। मैं बुक भी आपको नोटबुक बनाती हूँ, उसमें कहती हूँ ना बेटा गद्यखंड के अलग बनाना, पदखंड के अलग बनाना, है ना। तो गद्यखंड जो आपके गद्य में लिखे जाते हैं और पदखंड यानी कि उस कविताएँ वगैरह, दोहे वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है वह पदखंड होता है। ओके, उसके अंदर बेटा कुछ इसमें आपके गद्यखंड के जो लेखक हैं उनके बारे में भी बताया गया है। प्रेमचंद कहानियों की उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। जो प्रेमचंद के बारे में हमें बताया गया है कि जो कि जिन्होंने गद्यखंड में बहुत अधिक लिखा है और उनको क्या माना गया है? उपन्यासों का सम्राट भी माना गया है ना। क्यों माना गया है उनको उपन्यासों का सम्राट? क्योंकि उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ और उपन्यास
लिखे हैं, जिसके कारण से प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। और भी बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अपने कौशल के द्वारा पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया है, जिसके अंदर मोहन राकेश है, विष्णु प्रभाकर है और भी बहुत सारे हैं। उसी प्रकार से पदखंड के अंदर आपने पढ़े होंगे ना, अपने तुलसीदास के दोहे, मीरा है, तुलसीदास है, कबीर है, रहीम है ना, और भी बहुत सारे अपने सुमित्रानंद पंत, सुमित्रा चौहान, जयशंकर प्रसाद, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है और पढ़ते हैं हम। पदखंड के अंदर इनकी कविताएं आती है। तुलसीदास के जो आपके अपन ने पढ़े हैं, उनके पढ़ा है ना, राम परशुराम संवाद, याद आया आपको? सॉरी, आपकी क्लास में नहीं है वो, आप बड़ी क्लास में है, 9th क्लास में हो, सॉरी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वह सारी क्या होती है, पदखंड के अंदर आती है। और इसके जो लेखक हो, जो सॉरी इनको कवि कहते हैं, इनको लेखक नहीं कहते हैं। लेखक तो किसे कहा जाता है, जो कि गद्यखंड में लिखता है, और जो पदखंड में लिखता है उसे हम क्या, किस नाम से संबोधित करेंगे, उसको हम कवि के नाम से संबोधित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे इसमें दे रखा है आपके व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सीखते हैं, यानी कि जिसके अंदर हमें भली प्रकार से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान है ना, वह क्या है, कोई भी वाक्य को गलत नहीं पढ़ेगा न गलत लिखेगा। तो व्याकरण का ज्ञान हमें क्या सिखाता है? शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना हमें व्याकरण सिखाता है। व्याकरण तो वैसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, जिसको अगर हिंदी के अंदर व्याकरण आती है ना, तो वो सर्वश्रेष्ठ है एक तरीके से, बहुत, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। चलिए, लेसन इज कंप्लीट। व्याकरण के मुख्य रूप से एक चीज़ और बता दी हूँ आपको, व्याकरण के मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, दूसरा वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, शब्द विचार, शब्द से क्या बनते हैं बेटा? आपके वाक्य बनते हैं, और वाक्य से क्या बनते हैं? अपने पद बनते हैं, है ना। तो ये आपके व्याकरण के 4 भेद बताए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आगे वाली जो क्लासों में विस्तारित रूप से लेंगे। तो इस लेसन में इतना ही है। आपके लेसन इज कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आंसर में देखिए जल्दी से आप निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही और गलत के आगे रॉन्ग का निशान बनाना है। भाषा का मौखिक रूप स्थायी होता है, यस स्थायी है ना। गुजराती, मराठी, नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है, राइट। संविधान में 21 भाषाओं को मान्यता है, नो। 22 को दे रखी है। व्याकरण के 2 अंग होते हैं, नो। 4 होते हैं, अभी समझाया मैंने। बोली भाषा का विस्तृत रूप है, रॉन्ग। विस्तृत रूप नहीं है ना, सीमित क्षेत्र है, भाषा है उसका विस्तृत रूप। तो हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण। साहित्य के 2 रूप, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य के 2 उदाहरण देख दीजिए ना, कहानियाँ आ गई आपके, नाटक आ गए, लेख आ गए, ये सारे गद्यखंड के हैं। पदखंड के अंदर क्या आ जाएगा? गीत है, कविता है, पदावली, दोहावली, सारी चीज़ें आ सकती है इसमें। अब निम्नलिखित भाषाओं की लिपि बतानी है आपको। जर्मन की कौन सी होती है? रोमन। बांग्ला की बांग्लाई होगी। नेपाली की देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी। संस्कृत की देवनागरी। फ्रेंच की रोमन। चलिए आगे चलते हैं। लिखित तथा मौखिक भाषा के उदाहरण देने हैं। लिखित भाषा का उदाहरण कौन सा जाएगा अपने? पत्र है, लेख है, समाचार पत्र है, पत्र ईमेल है, तार है, ये सारे क्या है? लिखित रूप है। मौखिक रूप कौन से हो जाएंगे अपने? दूरदर्शन, टेलीफोन, वार्तालाप, नाटक, रेडियो के द्वारा सुनना, है ना, ये सारे क्या है? हमारे मौखिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया गया है? पहला है समाचार वाचिका द्वारा समाचार वाचन, मौखिक रूप में। दूसरा है पुस्तकालय में बैठकर पुस्तक पढ़ना, मौखिक। तीसरा है कंप्यूटर पर इंटरनेट द्वारा जानकारी प्राप्त करना, लिखित। टेलीफोन पर बातचीत, मौखिक। मंच पर कविता पाठन, मौखिक। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। लेसन इज कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट। और भी कुछ आपके बेटा कुछ इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार व भाषा के नाम
पता कीजिए और लिखिए। ये बेटा आप अपने जो बुक्स है ना, उस बुक्स में बहुत सारी जो ये आपके लेसन है, इन लेसन आपके बुक में दे रखे हैं। फर्स्ट आप देखेंगे ना, आपके 5th से लेके और 10th तक की जो 12th तक की जो बुक है, इस बुक में सारे जो लेसन है, अधिकतर लेसन आए हुए हैं। मानसरोवर भी आपको बताया गया है, विनय पत्रिका जो है वह तुलसीदास का है ना। आपके साखी जो है वह क्या है, कबीर के दोहे वगैरह इत्यादि थे ना। तो ये आपको अपनी मर्जी से ये वाला क्वेश्चन आपकी मर्जी से करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।